हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी का लेसन फर्स्ट, जो कि एक पोयम है जिसका नाम है ध्वनि। कविता का क्या नाम है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, निराला जी का जन्म 11/2/1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल में हुआ तथा इनकी मृत्यु 15/10/1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की। तो बेटा, ये कवि निराला जी थे और इस कविता यानी ध्वनि कविता के माध्यम से इन्होंने बताया है कि अभी तो उसके जीवन में यौवन का आरंभ हुआ है, उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। अभी उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तो उसके जीवन में एक नया सवेरा आया है जो समाज के दुखों को समाप्त करके सुखमय वातावरण बनाने की कोशिश करेगा और लोगों को स्वार्थों से दूर करके उन्हें परमार्थ का मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। इसमें कवि कहता है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का यौवन काल शुरू हुआ है। अभी मैं इसको खुशी खुशी आनंद लूँगा इसका। तो देखो बेटा, पोयम शुरू करते हैं अभी। और पोयम के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग होता है जो विषय हमें दिया गया है उसके से संबंधित बातें। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने यौवन के आरंभ से होने वाली खुशी का वर्णन किया है। उसे विश्वास है कि अभी उसका यौवन शुरू हुआ है तो उसका अंत नहीं हो सकता। बेटा, प्रसंग देखो, इसमें अच्छे से लिखना है आपको। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में बताया है। तो देखो बेटा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि ने अपने जीवन के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी उसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो उसके जीवन में बसंत रूपी यौवन आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभिनय होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहता है कि उसके जीवन में कोमल बसंत जो खुशियों से भरा हुआ है उसका तो अभी आरंभ हुआ है, तो वह उसका अंत अभी नहीं हो सकता। दोबारा से देखो बेटा एक बार। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। इसमें कवि कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी बसंत रूपी खुशियों ने आना आरंभ किया है, तो उसका अंत अभी नहीं हो सकता। इसके बाद लिखेंगे कि इसमें विशेष क्या है। विशेष इसमें यही कि बेटा जीवन में अभी उसके खुशियाँ आई हैं तो उनका वर्णन किया है। दूसरा, कवि को अपने जीवन पर विश्वास है कि अभी उसे और जीना है। भाषा सरल सहज प्रवाह युक्त है। अगला देखो बेटा। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। सबसे पहले इसमें भी प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग सभी का समान रहेगा बेटा। प्रस्तुत पद्यांश या काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित
धवनी नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता के इस पद्यांश में कवि ने फूलों के खिलने के माध्यम से बताया है कि उसके जीवन की अभी तो ये आलस्य, निराशा और जो दुख हैं वो समाप्त हुए हैं, और वो इनको अब जो उसके जीवन में जो खुशियाँ आई हैं वो उनको अच्छे से जीना चाहता है। देखना बेटा, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इसमें कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आने से वृक्षों पर नए नए पत्ते, उन पर मधुर एवं कोमल टहनियाँ कलियाँ उग आती हैं, ऐसे ही उसके जीवन में भी यौवन रूपी खुशियों ने आना शुरू किया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि कहता है कि मैं इन सभी टहनियों और सभी पत्तों, टहनियों और सोई हुई कलियों पर हाथ फेरकर इनको जगाऊंगा और इन्हें सुंदर सुबह के आने का संदेश दूंगा। प्रत्युष का मतलब होता है बेटा सुबह, मनोहर अच्छी लगने वाली नई सुबह, निद्रित सोई हुई कलियां, जो जब जैसे नींद में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो नींद से कुछ अलसाए हुए होते हैं ना, आलसीपन होता है, तो ये बोल रहा है कि मैं सोई हुई कलियों पर, जो नींद से अलसाई हुई कलियां हैं, उन पर स्वप्न की भांति, एक कोमल स्वप्न की भांति हाथ फेरकर उनको एक नई सुबह आने का या खुशियों से भरी हुई एक नई सुबह आने का संदेश दूंगा। दोबारा से देखो बेटा इसको, हरे हरे ये पात डालियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। इसमें बेटा डालियाँ, शाखा, कलियाँ, जो फूल के खिलने से पहले का हिस्सा, कोमल मतलब कोमल से मतलब जो कठोर ना हो, गात शरीर, स्वपन सपना, मृदुल कोमल, फेरूंगा, निद्रित सोई हुई, जो नींद से अलसाई हुई जो कलियां हैं, जगा जगाना, प्रत्युष प्रभात यानी सवेरा, मनोहर खुशी भरा, जो मन को अच्छे लगने वाला हो, सुंदर। तो देखो बेटा इसको कि इसमें कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर पेड़ों पर नए नए पत्ते, मधुर एवं कोमल टहनियाँ व कलियां उग आती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी अभी खुशियों से भरा यौवन आया है। देखो बेटा इसमें जो हरे हरे पत्ते हैं उनको इसने कहा है कि उसके अब जैसे यौवन उसके जीवन में आया है तो उसके मन में नए नए भाव आने लगे हैं, और टहनियों को उसने कहा कि उसके मन में प्रेरणाएं आने लगी हैं, और कलियों को उसने आशाओं का रूप दिया है, उम्मीदों का रूप दिया कि उसके मन में बहुत सी उम्मीदें आ गई हैं। फिर कहता है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि कहता है कि मैं सपनों की भांति, यानी जैसे सपनों में होता है ऐसे ही कोमल हाथ फेरकर नींद से अलसाई हुई इन कलियों को एक सुंदर सवेरे के आने का संदेश दूंगा। मैं इन सोई हुई या नींद से अलसाई हुई कलियों को स्वप्न की भांति हाथ फेरकर जगाकर इनको एक नई सुबह, सुंदर सुबह के आने का संदेश दूंगा। बेटा इसमें विशेष देखेंगे कि कवि जीवन में जो बसंत रूपी यौवन आया है उसका वर्णन किया है, और दूसरा प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है, तीसरा होगा भाषा सरल सहज एवं परवामयी है। इससे आगे हम देखेंगे बेटा, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बेटा इसमें भी प्रसंग वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित धवनी नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने कहा है कि मैं हर फूल को छूकर उसके आलस्य को दूर कर दूंगा। देखो बेटा कैसे क्या बताया है,
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। पुष्प पुष्प यानी हर फूल से, तंद्रालस नींद से अलसाई हुई, लालसा लालच या इच्छा, खींच मतलब खुद के अंदर उनमें से जो आलस्य है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। नव जीवन नए जीवन का अमृत सुधा सहर्ष खुशी से सींच दूंगा, मतलब अमृत रूपी पानी से उनको सींच दूंगा। देखो बेटा, इसमें कवि कहता है कि फूलों की जो नींद से भरी आँखों में जो आलस्य है उसे मैं हटा दूंगा और उसको हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बना दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं और अपने जीवन के अमृत से सींच कर उन्हें हरा भरा रखने की कोशिश करूंगा। बेटा, अपने जीवन का जो अमृत है वो उसको देकर उसमें खुशियाँ भरने की कोशिश करेगा। और हरा भरा तभी तो, पत्तियाँ हरी भरी तभी तो रहेंगी जब वो खुश रहेंगी। दोबारा से देखो बेटा एक बार, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। ये बोला है कि हर फूल से उनकी जो नींद भरी आँखें हैं जिसमें आलस्य भरा हुआ है, उनका जो आलस्य है उसको मैं अपनी इच्छा से अपनी तरफ खींच लूँगा, अर्थात उनकी आलस्य को समाप्त कर दूँगा और उन्हें चुस्त फुर्तीला बना दूँगा। फिर अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं और अपने जीवन के अमृत से सींच कर उन्हें हमेशा हरा भरा रखने की कोशिश करूँगा। यानी वो बोल रहा है कि जो उसके जीवन में जितने भी प्रयास उसे करने होंगे वो उसने करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। आगे देखो बेटा, द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभिनय होगा मेरा अंत। इसमें कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तो उनको सभी जितने भी संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको वो ऐसे ईश्वर के दरवाजे दिखाना चाहता है, ऐसे ईश्वर का द्वार दिखाना चाहता है जहाँ उनका अंत कभी भी नहीं हो सकता। इसमें कवि कहना चाहता है कि मैं सब लोगों को कल्याण के कार्यों में लगा दूंगा जिससे वो परमार्थ को छोड़कर ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाएंगे और यश को प्राप्त कर लेंगे। दोबारा देखो बेटा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। द्वार मतलब दरवाज़ा, यानी उन लोगों को, संसार के लोगों को फिर ऐसा दरवाज़ा दिखा दूंगा कि जहाँ पर उनका कभी भी अंत नहीं हो सकता। वो इसके कहने का मतलब ये है कि बेटा वो जो संसार है उसके सभी व्यक्तियों को ऐसे अच्छे कामों में लगा देगा कि जहाँ उनका अंत कभी नहीं हो सकता, अभिनय होगा मेरा अंत। इसलिए कवि निश्चित रूप से यह कहता है, उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता। तो बेटा इनको आप फेयर नोटबुक में करोगे तीनों को। सबसे पहले संकेत लिखोगे, फिर उसका प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। और इसके विशेष में यही होगा बेटा, ये भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, ये सब के लिए कॉमन है। और इसमें देखो कवि ने आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है कि उसको उम्मीद है कि वो लोगों को ऐसा द्वार दिखा देगा जहाँ उसका अंत नहीं होगा। और एक इसमें जो भाषा है वो लयात्मक है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।